Hello students, I hope all of you are doing fine. आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी भी कोविड-19 जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे जो भी गवर्नमेंट ने रूल सेटअप किए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए आप लोग साफ़ सफाई रख रहे होंगे, अपने घरों में अपने हाथ साफ कर रहे होंगे और घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। अगर निकलते होंगे तो एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे और मास्क पहन रहे होंगे। ये सारी चीज़ें देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी इसमें एक भीड़ में इकट्ठा होना, बाज़ार में बिना मास्क पहन के घूमना, इसमें कोई ब्रोवाडो नहीं है, है ना, कोई ब्रेवरी का पहचान नहीं है, बल्कि एक स्टुपिडिटी की पहचान है। तो आप लोग ये सारे रूल्स जो है जो गवर्नमेंट हमेशा बताती है इसको आप फॉलो करें और कर रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे लेक्चर्स के। आज हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आपने जाना था कि कंजर्वेटिव जो फोर्सेस थे वो 1815 के बाद जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और काफ़ी सारी जगहों में जहाँ पे रेवोल्यूशन आया होता है वहाँ से वो वापस से मोनार्की और पुराने ऑर्डर को रिस्टोर कर देते हैं। फ्रांस में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप होती है वहाँ पे वापस से बोरबोन फैमिली को रीइंस्टेट कर दिया गया होता है और काफ़ी सारे जो लिबरल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और साथ में बहुत सारे सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस वो इस्टेब्लिश करते हैं जिसके ज़रिए वो रेवोल्यूशन और नेशन स्टेट, है ना, और लिबरलिज्म को बढ़ावा देने का काम शुरू करते हैं। सो 1830 से 1848 का जो ये समय है इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन माना जाता है। कारण वही है कि इस समय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थे वो वापस से अपने आप को डोमिनेंट प्लेयर बना देते हैं और जो लिबरल्स होते हैं वो लोग पीछे रह के रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो पूरे यूरोप में इस दौर में जितने भी आपके लिबरल्स थे उनकी पहचान जो है एक टाइप के रेवोल्यूशनरीज के तौर पे हो जाती है। अलग अलग हिस्सों के यूरोप में वो रेवोल्यूशन से ही उनको एसोसिएट किया जाता है, चाहे वो इटालियन या जर्मन स्टेट्स हो यूरोप के, है ना, या ऑटोमन एम्पायर का रीजन हो, आयरलैंड हो, पोलैंड हो, हर जगह पे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अपनी एक्टिविटीज़ को फर्दर आगे किए हुए थे। और लिबरल नेशनलिस्ट आप लोग जानते हैं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो प्रोफेसर्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल के टीचर्स हुए, क्लर्क हुए, मेंबर ऑफ कमर्शियल क्लासेस, ये सारे लोग रेवोल्यूशन जो है उसको आगे बढ़ा रहे थे। 1830 फ्रांस में जुलाई 1830 इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक है, इस समय इस जुलाई में जो बोरबोन फैमिली थी जिसको वापस से रिइंस्टेट किया जाता है 1815 के बाद, उसको वापस से ओवरथ्रो कर देते हैं लिबरल रेवोल्यूशनरीज और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप होती है जिसका हेड लुइस फिलिप को बनाया जाता है। मतलब लुइस फिलिप मोनार्क होते हैं और जो ये गवर्नमेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है। हम लोगों ने क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है ये डिस्कस की हुई है, लेकिन मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक प्रकार की मोनार्की है जहाँ पे जो रूलर होता है, जो मोनार्क होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करता है और उसके पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा लिमिट में किए जाते हैं ना। जनरली ऐसे मोनार्कीज में एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट भी होता है जहाँ पे सारे पावर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के पास होते हैं और कुछ इमरजेंसी पावर जो होते हैं वो मोनार्क्स के पास होते हैं। ठीक है, तो ये जुलाई 1830 में ऐसा पहला रेवोल्यूशन फ्रांस में ही शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए और ये रेवोल्यूशन जो है जो जुलाई में हुआ
इसके कारण बहुत सारे जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, उनके मन में भी एक हिम्मत बढ़ती है, उनको भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वो और आगे बढ़ते हैं और उसके कारण काफ़ी जगहों में रेवोल्यूशन भी आती है। ठीक है, इसीलिए फ्रांस के इस शुरुआती दौर के रेवोल्यूशन में जो मेटरनिच जो थे, जो ही वॉज द जर्मन चांसलर, है ना, एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल फिगर इन यूरोपियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड एट दैट टाइम। उस बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे मेटरनिच। उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना, इसका मतलब ये बताना चाहते थे वो कि अगर फ्रांस में कोई अगर फ्रांस छींकता भी है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है ना। तो क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो उसकी आग जो थी वो बाकी यूरोप में फैलनी जाहिर सी बात थी, वो ये बताना चाहते थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ब्रसेल्स, जुलाई रेवोल्यूशन के कारण कि ब्रसेल्स में भी रेवोल्यूशन आता है। बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट बनाया जाता है 1815 के बाद। वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, वहाँ पे भी फ्रीडम मिल जाता है उन लोगों को। और बाकी के यूरोपियन पार्ट्स में जहाँ जैसे कि आपका ग्रीक रीजन हो गया, जो कि आपका ऑटोमन एम्पायर के रूल में होता है, वहाँ के लोगों को भी इससे मोटिवेशन होती है, वो लोग भी और रेवोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरे रीजन्स होते हैं वहाँ पे भी ये रेवोल्यूशन की आग बढ़ती है। ठीक है, ग्रीक रीजन में ये होता है कि क्योंकि मैं आपको ग्रीस का बैकग्राउंड पता होगा कि ग्रीस जो था वो एंशिएंट टाइम्स में वो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है ना, क्योंकि ग्रीक की जो सिविलाइजेशन होती है वो अपने दौर पे सबसे एडवांस सिविलाइजेशन होती है ना। बहुत सारे प्लेटो हुए, सब जो विचारक होते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यूरोपियन कल्चर के ऊपर, इतना कि बहुत सारे स्कॉलर्स आज भी ये मानते हैं कि ग्रीस जो है वो इज़ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मीनिंग कि ग्रीस से ही यूरोप का जो सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत होती है ना। ग्रीस इज लाइक द मदर ऑफ देयर सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे पोएट्स और जो फिलोसोफर्स होते हैं वो बहुत सारे गाने भी गाते हैं, है ना, वीर रस के पोएम बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन जारी होता है। आखिर में 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है और ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लिबरल नेशनलिज्म के ग्रोथ के तरफ। ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एज ह्यूमन बींग्स, आप लोग सोचिए, हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं, है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो देर आर टू रीजन्स वाई वी एक्ट इन एनी पर्टिकुलर वे। फर्स्टली रीजन है कि वी आर ह्यूमन बींग आर रैशनल बींग्स, है ना, मतलब रैशनैलिटी, तर्क से हम लोग काम करते हैं। हम लोग को जो दिखता है कि हमारे लिए फ़ायदे का चीज़ है, जिसको करने से हमको फ़ायदा होगा, हम वो काम करते हैं। तो लॉजिकल माइंड है हमारा, है ना। लेकिन सिर्फ लॉजिकल माइंड नहीं होता, हम लोग ह्यूमन बींग जो है वो एक इमोशनल बींग्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं जो भले ही उसको करने का कोई तर्क नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमारे सेंटिमेंटल फीलिंग्स उससे अटैच होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एनी एग्जाम्पल यू कैन सी, लोग के पास ऑप्शन होता है कि वो जाके शहरों में रहें या विदेश में जाके काम करें, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेश नहीं जाते हैं, जबकि उनको पता है कि वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद भी वो देश में, अपने देश में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, है ना। तो ये लॉजिक नहीं है, ये सेंटिमेंट्स होता है जो लोगों का, जो उनको फोर्स करता है, इमोशंस होते हैं, उनको फोर्स करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म, व्हाट इज रोमांटिसिज्म? ठीक है, रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या है? एक प्रकार का सांस्कृतिक मूवमेंट है जिसके द्वारा राष्ट्र
राष्ट्रवाद की भावना जो है वो लोगों के अंदर लाने की कोशिश होती है। रोमांटिसिज्म के द्वारा राष्ट्र भावना को लाने, लोगों के मन के अंदर जागृत करने की कोशिश होती है। बच्चों, आपने मेरे मन में जो पोइट्री सबसे अधिक याद आती है वो रानी लक्ष्मीबाई की जो पोइट्री थी, आप सबने पढ़ी है, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, राइट? आप लोग को याद होगा। तो ये पोइट्री आज भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना बढ़ा देती है ना। अपने देश के प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है, जो गर्व है, वो जागृत हो जाता है इस पोइट्री को पढ़ के। हमारे पुराने जो फाइटर्स थे उनको याद करके ये एक टाइप का हमारा सेंटिमेंटल वैल्यू है। पोइट्रीज हुए, प्लेज हुए, ड्रामा हुए, ये सारे हमारे फीलिंग्स को जगाते हैं, राइट? तो रोमांटिसिज्म जो है वो भी एक प्रकार का, इसी प्रकार का कल्चरल मूवमेंट था, जहाँ पे लोगों के अंदर जो उनके प्राउड जो हिस्ट्री थी, वो जो कल्चर था, उसको जागृत करने की कोशिश की जाती है और उनको एक यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड लोग के तौर पे उनके अंदर वो भावना है, वो भावना जगाने का जो कवायद है वो रोमांटिसिज्म है। और रोमांटिसिज्म कैसे इसको बढ़ाया जाता है? जनरली थ्रू द यूज़ ऑफ पोएम्स, है ना, एंड सॉन्ग्स। सो दीज वेर सम ऑफ द वेज, ठीक है। और जनरली रोमांटिक्स जो होते थे वो रैशनलिज्म और लॉजिक को क्रिटिसाइज़ करते थे, साइंस को क्रिटिसाइज़ करते थे, बल्कि वो इमोशंस और सेंटिमेंट्स, है ना, आपके इंट्यूशंस जो होते हैं उसको ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है, ताकि लोगों के मन में शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, है ना, और कॉमन कल्चर की भावना जगे और एक नेशन के वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे वो काम कर पाएँ, है ना। अगर हम इंडिया देखें बच्चों, तो हम शेयर्ड कल्चर क्या होता है या शेयर्ड सेंस, कलेक्टिव सेंस क्या होता है? आज हम भी अगर देखते हैं कि भारत जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया एक देश है ना। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग भाषाएं बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके के खाने खाते हैं, अलग कल्चर है, उसके बाद भी हम सारे लोगों में एक नेशन की भावना है। हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि वी आर ऑल इंडियंस। तो ये इसी को हम लोग कलेक्टिव, शेयर्ड कलेक्टिव सेंस कहते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को एज ए इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम अपने आप को एज ए इंडियन आइडेंटिफाई नहीं करते पहले, है ना, हम अपने आप को मराठी पहले आइडेंटिफाई करते, गुजराती आइडेंटिफाई करते, या अपने रिलीजन से हम अगर अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो नेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं हो सकता है ना। नेशन यूनिटी या कोई भी देश को देश बनने के लिए लोगों के मन में ये कल्चरल सेंस, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का सेंस होना ज़रूरी है। तो यही रोमांटिक्स जो है वो इनकलकेट करना चाहते थे सारे लोगों के, यूरोपियन, अलग अलग पार्ट्स के यूरोपियन लोगों के अंदर। ऐसे में आप पढ़ सकते हैं अपने किताब में, बहुत सारे जर्मन फिलोसोफर थे, जोनन गॉटफ्राइड हर्डर, जो मानते थे कि कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वही जर्मन की कल्चर की एक्चुअल पहचान है। और फोक सॉन्ग हुआ, फोक पोइट्री हुआ, फोक डांस हुआ, है ना, ये चीज़ें ही हैं जो एक असली आत्मा है किसी भी देश का, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना था। और ये भी मानते थे कि इन सारे फोक सॉन्ग्स को, कल्चर को अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और सेव करेंगे, तो ये आगे के जनरेशन्स के लिए नेशन कल्चर आइडेंटिटी का काम करेगा। और इन सारे चीज़ों को कलेक्ट करना इज़ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना, एक प्रकार का नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, वो इसको भी मानते थे। लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि एक्चुअल जो फोकलोर्स थे, जो कहानियाँ होती थीं, वो सब लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज में ही कही और बोली जाती थी, ठीक है। तो ऐसा लैंग्वेज का भी रोल जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था रेवोल्यूशन के दौर में, मोस्टली बिकॉज जो लोग थे वो उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन जो उनके रूलर्स होते थे उनकी भाषा अलग हुआ करती थी, है ना, क्योंकि वो किसी और पावर के हिस्सा थे। वो तो टेरिटरी कैप्चर करके उनको अपने रूल्स के अंदर लेके आते हैं ना। फॉर एग्जांपल रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया जो थे, ये
यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स थे जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और जो रूलर था वो जनरली अपनी भाषा इम्पोज करता था। पोलैंड फॉर एग्जांपल, वहाँ पे रशियंस अपनी भाषा इम्पोज करते थे, लेकिन तो इस कारण से पोलैंड के जो लोग थे वो अपने भाषा का प्रयोग करते थे एज अ फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन या डिसेंट अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, आप इस सेगमेंट को आप जरूर पढ़िएगा, लैंग्वेज टू प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। अगर कोई डाउट हो, इट्स वेरी इजी, आप पढ़िएगा, समझ जाइएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो ये वो दौर था जब, अच्छा पहले आप टॉपिक समझ लीजिए, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब आप जानते हैं भूख, हार्डशिप मतलब मुश्किलें हैं ना, और पॉपुलर रिवोल्ट। तो रिवोल्ट आने का कारण क्या होता है? हंगर और हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, 1830 का जो साल था वो यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किल का साल था इकोनॉमिक टर्म्स में। 19वीं शताब्दी का जो पहला हिस्सा था, मीनिंग 1800 टू 1850, उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। बहुत सारे जो देश होते हैं, बहुत सारे देशों में जो लोग होते हैं, जितने लोग हैं उससे अधिक उससे बहुत कम जॉब्स अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं होती हैं, जॉब सीकर्स होते हैं वो लोग। माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, शहरों में माइग्रेट करते हैं, और शहरों में एकोमोडेशन नहीं है तो स्लम्स में रहते हैं ग्रामीण लोग, है ना, जैसे इंडिया में आप देखते हैं बॉम्बे दिल्ली का हाल। साथ ही में इस समय यूरोप के जो देश होते हैं, अधिकतर देश, वहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे प्रोड्यूसर जो अपने घरों में बनाते हैं सामान, कपड़े बनाते हैं या दूसरे चीज़ें बनाते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ के कारण, है ना। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बहुत ज़्यादा आगे था बाकी यूरोपियन देशों के कंपैरिजन में। इसी कारण क्या होता था कि जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि वो स्मॉल स्केल में बनाते थे तो उनका जो प्रोडक्ट होता था वो महंगा होता था, है ना, और फैक्ट्री गुड्स जो होते थे वो लार्ज स्केल में बनाए जाते थे, तो इसी कारण वो बहुत ही सस्ते होते थे। मार्केट में महंगे और सस्ते में कौन कंपटीशन जीतता है? ऑब्वियसली जो सस्ता होता है। तो फैक्ट्री गुड्स ज़्यादा बिकते थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे वो लॉस करने लगते थे और उनका बिजनेस डाउन होने लगा इस कारण से। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, लोगों के पास काम नहीं रह गया और खाने पीने के भी पैसे नहीं रह गए। काफ़ी सारे यूरोप के ऐसे हिस्से भी थे जहाँ पे पुराने सिस्टम वाले एरिस्टोक्रेसी लोग पावरफुल थे, तो वहाँ पे अभी भी जो पीजेंट्स थे उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया था, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम था ही, साथ में उनको बहुत सारे टैक्सेस जो थे, जो एरिस्टोक्रेट्स को देने पड़ते थे, वो भी देने पड़ते थे। ठीक है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर में आ गए थे। 1848 एक ऐसा साल था जिस साल बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होता है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होता है, स्पेशली फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे जो राजधानी पेरिस है वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग जो हैं वो रोड पे आ जाते हैं। जो लुइस फिलिप होते हैं, जिनको 1830 में रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है, उनको जाके वो लोग घेर लेते हैं, उनके बैरिकेड्स तोड़ देते हैं, और इस कारण क्या होता है कि लुइस फिलिप को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ता है और ये कॉमन लोग जो हैं वो एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम करते हैं और वो रिपब्लिक बना दिया जाता है फ्रांस। साथ में एडल्ट मेल को, जो कि 21 साल से अधिक उम्र के होते थे, वो उनको वोटिंग राइट्स दे दी जाती है। नेशनल वर्कशॉप बनाया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी गारंटी दी जाती है वहाँ के बेरोजगारों को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो रिवोल्ट था, ये जो रेवोल्यूशन था 1848 का, ये फिगर 9 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पीजेंट्स अपराइजिंग 1848। तो ये जो ग्रामीण लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी अपराइजिंग थी, जब वो
भूख और गरीबी से इतने मजबूर हो जाते हैं कि जीवन जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तब वो खड़े हो जाते हैं रोड पे कि बस अब तो हम नहीं चल सकते। इस कारण ये अपराइजिंग होती है। ठीक है, अब लिबरल्स जो थे, आप लोग को याद होगा कि लिबरल्स कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। ये जो रेवोल्यूशन था, दिस रेवोल्यूशन वाज रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन, द पीजेंट्स। ठीक है, ये लिबरल रेवोल्यूशन नहीं माना जा सकता। ठीक है, 1845 में यहाँ पे उदाहरण दिया है जहाँ पे जो कॉमन पीजेंट्स थे वो किस प्रकार से अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसके कारण को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये उदाहरण है पेज नंबर आपका 16 में, प्लीज़ रीड इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप, वेरेवर आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे लिबरल्स जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं 1848 के दौर में। ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पे गरीबों का रिवोल्यूशन चल रहा था, वहीं पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एलीट क्लास थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो लोग भी रेवोल्यूशन चलाए थे। फरवरी 1848 फ्रांस में जो होता है, जिसके कारण कि लुइस फिलिप को अपनी राज गद्दी छोड़नी पड़ती है और फ्रांस में एक रिपब्लिक का गठन हो जाता है। उससे लिबरल्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यूरोप के जो अन्य हिस्से होते हैं जहाँ पे अभी तक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, है ना, जैसे आपका जर्मनी हुआ, इटली, पोलैंड हुआ, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर हुआ, वहाँ पे जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, मेन एंड वुमेन, उन्होंने डिमांड रखा कि उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टूडेंट्स जो है वो एक प्रकार का आइडियोलॉजी है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब आप पढ़ेंगे, अगर लॉ पढ़ेंगे आप, तब आपको जानने को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑन विच द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मीन्स टू द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द वर्किंग ऑफ द पावर्स ऑफ अ रूलर, मतलब रूलर्स के जो शक्तियाँ होती हैं उसको लिमिट करना, उसको लिमिट जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इस प्रिंसिपल को ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। मतलब बेटा अगर बताइए एक राजा है तो उसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बेसिकली कोई भी रूल नहीं है जिसके अंडर वो गवर्न करे अपने आप को, है ना। जब संविधान बन जाता है तो वो बेसिकली रूल सेट कर देते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए नियम बना सकते हैं, इन चीज़ों को आप छेड़ नहीं सकते, इन चीज़ों पे आप नियम नहीं बना सकते, आपके नियम जो है वो ये सारी चीज़ों को का उल्लंघन नहीं कर सकती, राइट। तो ये संविधान में बेसिकली ऐसा ही लैंग्वेज यूज़ होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एम होता है, फंक्शन जो होता है वो रूलर्स के पावर को लिमिट करना होता है। ठीक है, और यही चीज़ ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाती है। कोई डाउट हो तो आगे पूछिएगा मुझसे। ठीक है, तो उनका डिमांड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो और नेशनल यूनिफिकेशन हो, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में पॉपुलर रिवोल्ट चल रहे होते हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं यूरोप में अलग अलग हिस्सों में, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के ऊपर बेस हो। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो जहाँ पे डिबेट हो लॉज के बारे में, और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, है ना, और साथ ही में एसोसिएशन फॉर्म करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सारे मॉडर्न प्रिविलेजेस जो है उनका डिमांड होता है। ठीक है, जर्मनी में इसी समय क्या होता है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते हैं जिसमें मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली बना रहे हैं। 1848 18 मई को 831 लोग इकट्ठा हो जाते हैं फ्रैंकफर्ट में,
और एक चर्च के अंदर अपने आप को पार्लियामेंट डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उस ज़माने के प्रूशिया के रूलर हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम द फोर्थ, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाइए। बट ऑब्वियसली वो इस पुराने एग्जाम्पल्स को देख के वो समझते हैं कि ये बनना सही आइडिया नहीं है, इसीलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं इसको। साथ ही में जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं और मिलिट्री होती है वो भी इसको अपोज करती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे जो लोग हैं, जो एक 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो इन्होंने जैसे जो भी प्रपोजल रखा उसमें जो पुअर क्लास था उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, है ना। वो आर्टिसंस के, वर्कर्स के डिमांड जो थे वो कि फ्रीडम हो उनको, वो कुछ भी देना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा इस पार्लियामेंट का पब्लिक सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, और जब पब्लिक सपोर्ट कम होती है तब मिलिट्री जो है वो असेंबली में घुस जाती है और इस पार्लियामेंट को स्थगित कर देती है, डिसबैंड कर देती है। ये जर्मनी को जो नेशन स्टेट बनाने का जो ये एफर्ट होता है लिबरल्स द्वारा, ये फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, और इसी दौर में बहुत सारी जो महिलाएं थीं वो भी चाहती थीं कि पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले, इसीलिए वो भी अपने तौर पे बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारे एक्टिविटीज़ शुरू करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं, न्यूज़पेपर की शुरुआत करती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशंस करती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद भी जो लिबरल्स थे वो महिलाओं को सफरेज राइट है, वोटिंग राइट नहीं देते हैं। ठीक है, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता भी है तो उसमें भी महिला जो होती हैं वो खाली एज अ ऑब्जर्वर, उनको विजिटर्स गैलरी में खड़े होने का, बैठने का अनुमति होता है, वो पार्ट नहीं ले सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करूँ कि लिबरल जो थे वो कभी भी वुमेन्स राइट को सपोर्ट नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, तो अब लिबरल के जो मूवमेंट थे वो कंजर्वेटिव्स, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव्स को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, है ना। लेकिन एक चीज़ जो कंजर्वेटिव्स या मोनार्कीज को समझ में आ गई थी कि साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो शुरू हो गया है, और 1848 के बाद का जो दौर था, बहुत सारे मोनार्की जो थे सेंट्रल और यूरोपियन यूरोप में, वो समझ जाते हैं कि चेंजेस तो आने हैं, है ना। चेंज जो है वो उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सिस्टम जो है अब बहुत दिनों तक चल नहीं सकता। लोगों में वो पेशेंस नहीं है कि पुराने सिस्टम में ही वो फंक्शन कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो रीजन्स होते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, यहाँ पे बहुत सारे मोनार्कीज जो हैं वो थोड़े से चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऑटोनॉमी भी आज़ादी, ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम भी दिया जाता है काफ़ी सारे हैब्सबर्ग हंगेरियन रीजन्स को हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा इस दौर में। ठीक है, तो यहाँ पे आज स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोग को सेंड करूँगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आई गेस।